Hello students, in this video we'll discuss chapter number 11 ऑस्ट्रेलिया। बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे सबसे छोटे कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया को। देखेंगे कि भाई वर्ल्ड मैप में हमारा ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर लोकेटेड है। तो बच्चा पहले जब मैप स्टार्ट होता है तो यहाँ पर हमें मिलता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा अटलांटिक ओशन, उससे आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा यूरोप, यूरोप के नीचे मेडिटेरेनियन सी और उसके नीचे अफ्रीका। फिर और आगे जाओ तो आपको मिलेगा एशिया, ठीक है। और एशिया में ये रहा इंडिया और इंडिया के नीचे यहाँ पर है इंडियन ओशन। ठीक हुई बात। आप इंडियन ओशन को जैसे जैसे क्रॉस करते जाएंगे आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह में मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक हुई बात। तो कितने कितने कॉन्टिनेंट है बच्चा? 7 कॉन्टिनेंट है, जिसमें सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर ये आपका यूरोप, ये है अफ्रीका, ये है एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। सातवां कॉन्टिनेंट कहाँ गया? तो ये है हमारा 7th कॉन्टिनेंट, जिसका नाम है एंटार्क्टिका। ठीक हुई बात। तो अभी हमने सीखा कि वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। फिर हम देखेंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया में कितनी कंट्रीज हैं। फिर हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल फीचर्स। और फिर हम देखेंगे कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर कैसे शिप रेयरिंग होती है। बेटा ऑस्ट्रेलिया को हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। क्यों आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं बच्चा? बिकॉज इट इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। ये रहा ऑस्ट्रेलिया और इसके आसपास क्या है? सिर्फ पानी ही पानी। बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। एंड आइसोलेशन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि एक तो साइज बड़ा है और ये बहुत टाइम तक वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से आइसोलेटेड रहा, अलग रहा। ठीक है। तो भाई अभी आपको समझ आया ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो इसका साइज बड़ा है, दूसरी बात ये वर्ल्ड के दूसरे पार्ट से बहुत टाइम तक आइसोलेटेड रहा। इसका जो नाम है ऑस्ट्रेलिया, ये लैटिन वर्ड टेरा ऑस्ट्रेलिस से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है सदर्न। बेटा पूरा के पूरा ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है। जैसे हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, वैसे ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में। इट इज द ओनली नेशन दैट ऑक्यूपाइज द एंटायर कॉन्टिनेंट। ये अकेला ऐसा नेशन है जिसने पूरे कॉन्टिनेंट को एक्वायर किया हुआ है। एंड फ्यू आइलैंड्स हैं और पूरा के पूरा कॉन्टिनेंट है। जो ऑफिशियल नेम है बच्चा कंट्री का, वो है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑफिशियल नेम क्या है इस कंट्री का? कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये 6th लार्जेस्ट नेशन है और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। पूरी दुनिया में जो 7 कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया और छठवां सबसे बड़ा राष्ट्र कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बात। कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो सबसे छोटी, और अगर नेशन की बात करेंगे तो 6th लार्जेस्ट नेशन है ये इन द वर्ल्ड बाय एरिया। अगर एरिया से देखें तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, और कंट्री की बात करें तो 6th लार्जेस्ट नेशन। ऑस्ट्रेलिया इज वेरी फ्लैट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया बहुत फ्लैट भी और ड्राइस्ट भी है। ठीक है। बारिश कम होती है, डेजर्ट रीजन ज्यादा है। आफ्टर एंटार्क्टिका, देखो एंटार्क्टिका में तो बच्चा क्या है? कोल्ड डेजर्ट है, पर आपको ऑस्ट्रेलिया में हॉट डेजर्ट्स मिलेंगे। ठीक है बात। मतलब मैक्सिमम हॉट डेजर्ट मिलेंगे, एक आपको टेम्परेट डेजर्ट भी मिलेगा। सो स्टूडेंट हमने इस वाले पेज में पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया को हम आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इसका साइज बड़ा है और ये वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से बहुत टाइम तक अलग रहा। इसका जो नाम है वो लैटिन वर्ड टेरा ऑस्ट्रेलिस से डिराइव हुआ है। इसका मीनिंग होता है सदर्न। ये अकेला नेशन है जिसने पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट और कुछ आइलैंड्स को ऑक्यूपाई किया है। ऑफिशियल नेम है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये छठा सबसे बड़ा राष्ट्र या कंट्री है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है बात। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल फ्लैट कॉन्टिनेंट है, साथ ही साथ यहाँ ये ड्राइस्ट है। अगर अंटार्कटिका के बाद बोलेंगे भाई बारिश कम कहाँ होती है तो वो ऑस्ट्रेलिया में। अब हम देखेंगे मेन फीचर्स किसके? ऑस्ट्रेलिया के। कैपिटल क्या है? कैनबरा। लार्जेस्ट सिटी सिडनी। टोटल एरिया कितना है भाई? टोटल एरिया 76,92,024 किलोमीटर। फिर से एक बार, कैपिटल है कैनबरा, लार्जेस्ट सिटी है सिडनी, टोटल एरिया कितना है? 76,92,024 किलोमीटर।
बेटा अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अर्थ के ऊपर इक्वेटर के पैरेलल चलने वाली लाइंस को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स। ठीक है। और वो सेमी सर्कल्स जो अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं उन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। समझ में आ गई बात। अब ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं ये हमें किसी भी कंट्री को लोकेट करने में हेल्प करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ से शुरू होता है, 10 डिग्री 41 मिनट से। खत्म कहाँ होता है, 43 डिग्री 38 मिनट पर। फिर वहीं पर मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करूँ तो स्टार्ट होगा 113 डिग्री 09 मिनट से और खत्म कहाँ होगा 153 डिग्री 38 मिनट पे। देखो, चलो, ये रहा अर्थ, ये रहा इक्वेटर, ये रहा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक हुई बात। अब 10 साउथ में स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये वाला जो हेमिस्फेयर है, ये वाला नीचे वाला, इसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर और ऊपर वाले हेमिस्फेयर को हम कहते हैं नदर्न हेमिस्फेयर। ये वाला जो पार्ट है ये पूरा नदर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर। ये वाला जो पार्ट होगा ये इस लाइन के जो इस साइड होगा ये होगा ईस्टर्न हेमिस्फेयर और इस लाइन के इस साइड जो होगा वो होगा वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है बात। तो ये 113 से स्टार्ट होगा और खत्म कहाँ पर हो रहा है, 153 113 डिग्री 09 मिनट पे स्टार्ट होके 153 डिग्री 38 मिनट पे खत्म हो रहा है। तो ये तो हो गई इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है। अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखने के लिए फिर आओ, ये तो रहा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। अब यहाँ पर 10 डिग्री से ये चालू होगा ऑस्ट्रेलिया और ख़त्म किस पे हो रहा है, 43 डिग्री पे। तो ये वाली जो एक्सटेंट है इसे हम कहते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। 10 पे चालू होकर 43 पे ख़त्म हो रहा है। और वहीं पर लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो 113 पे चालू होकर लगभग 153 पे ख़त्म हो रहा है। समझ में आ गया। चलो, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट की बात करूं, अगर ये ऑस्ट्रेलिया है तो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है इसकी 4023 किलोमीटर। ठीक है। और नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितनी है, 3219 किलोमीटर। क्लियर है। ये है हमारे ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग जिसके ऊपर यूनियन जैक भी है। ठीक है। बेटा अब हम पढ़ेंगे इस बॉक्स को। तो देखो, इस बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को बहुत बाद में डिस्कवर किया गया और डिस्कवर करने वाले थे सी फेयरर्स। सी फेयरर्स का मतलब होता है नाविक, नाव चलाने वाले, शिप चलाने वाले जो लोग होते हैं वो। जो अर्ली एक्सप्लोरर थे वो सी फेयरर्स ही थे। 1770 में जेम्स कुक पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न कोस्ट पे और जो नई ज़मीन उन्हें मिलती है वहां जाकर जब वो उतरते हैं तो उसे नाम दे देते हैं न्यू साउथ वेल्स। और ये ऑस्ट्रेलिया का आज का एक प्रोविंस भी है। उसके बाद से जो ऑस्ट्रेलिया होता है वो इंग्लिश कॉलोनी बन जाता है। और बेटा वहाँ रह रहे लोग, वहाँ की जो इंडिजिनस ट्राइब थी उसे आज हम किस नाम से जानते हैं, एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे लोकेशन। देखो, जो कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया का वो पूरा के पूरा सदर्न ईस्टर्न क्वाड्रेंट में है। अब सदर्न ईस्टर्न क्वाड्रेंट क्या होता है वो देखो, ये रही हमारी अर्थ। तो ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ। ठीक है। तो साउथ ईस्टर्न क्वाड्रेंट में यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो कितना अच्छे से बताया गया है कि भाई ये तो साउथ ईस्टर्न क्वाड्रेंट में है। पूरा के पूरा कॉन्टिनेंट किस क्वाड्रेंट में, साउथ ईस्टर्न। और एक्सटेंट ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 10 डिग्री 41 मिनट से 43 डिग्री 38 मिनट तक है। और लॉन्गिट्यूडनल 113 डिग्री 09 मिनट से लेकर 153 डिग्री 22 मिनट्स तक है। पूरा के पूरा ऑस्ट्रेलिया साउथ साउथ में, पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में और पूरा के पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। बेटा पहले भी हम इसकी लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। बेटा देखो, अगर ये ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया किस लैटिट्यूड से स्टार्ट होके किस लैटिट्यूड पे ख़त्म होता है, तो ये हो गई इसकी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। मतलब कितने, ये वाला कितना एरिया इसके पास है, मतलब यहाँ तक। ठीक है। तो ये कितना है इसका, 3860। अब हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ जाके ये खत्म हुआ। तो यहाँ पर शुरू ये हुआ था और यहाँ पर हुआ खत्म। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कितना है, 4000 किलोमीटर। मतलब विड्थ कितनी हो गई, 4000 किलोमीटर। और ये कितना हो गया, 3860 किलोमीटर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पूरा
हाफ अवे मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, आधा कर देती है किसको, किसको, हमारे ऑस्ट्रेलिया को। तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया और बीच से जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ऑस्ट्रेलिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। मतलब एक पार्ट ये वाला हो गया और एक पार्ट ये वाला हो गया। न्यूजीलैंड और जो दूसरे आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशन में जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास हैं, इन सबको मिला के हम ओशिनिया कहते हैं। बच्चा ऑस्ट्रेलिया तो है ही, पर ऑस्ट्रेलिया के पास छोटे छोटे और आइलैंड हैं, न्यूजीलैंड है, तो इन सबको मिला के इस रीजन को क्या कहते हैं, ओशिनिया। ओशिनिया वो रीजन है जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास है, जबकि कि ऑस्ट्रेलिया क्या है बेटा, एक कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया अगर हम दोनों को मिला दें तो क्या होता है, ये ऑस्ट्रेलेशिया। ठीक है बात। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, ओशिनिया वो रीजन है जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास है। तो ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया दोनों को मिला दो तो क्या मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलेशिया। बेटा अब हम बाउंड्रीज देखेंगे। तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो किसी भी कंट्री के साथ लैंड बाउंड्री नहीं बनाता, कोई लैंड बाउंड्री इसके है ही नहीं, क्योंकि ये तो कैसा बच्चा आइलैंड कॉन्टिनेंट है ना। ऑस्ट्रेलिया डज नॉट हैव एनी लैंड बाउंड्री। इट इज बाउंडेड बाय साउथ पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट, ईस्ट में साउथ पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन इसके वेस्ट में है। जैसे ये रहा ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर मिलेगा आपको पैसिफिक ओशन, ठीक है, ईस्ट में मिलेगा साउथ पैसिफिक ओशन, फिर आपके वेस्ट में मिल जाएगा इंडियन ओशन, आराफुरा सी मिलेगी नॉर्थ में, सदर्न ओशन मिलेगा साउथ में, यहाँ पर मिलेगी आराफुरा सी, यहाँ पर मिलेगा सदर्न ओशन जिसे हम अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं, यहाँ पर इंडियन ओशन मिलेगा, यहाँ साउथ पैसिफिक ओशन मिलेगा। ठीक है बात। तो ऑस्ट्रेलिया की कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, ये साउथ पैसिफिक ओशन है इसके ईस्ट में, इंडियन ओशन है इसके वेस्ट में, आराफुरा है नॉर्थ में और सदर्न ओशन है इसके साउथ में। इट इज़ बाउंडेड बाय ओशन ऑन ऑल साइड, चारों साइड से ओशन ही ओशन है, इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। इसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें है इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, फिजी, न्यूजीलैंड। क्योंकि इसके चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, ओशन ही ओशन है, इसीलिए इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। कॉन्टिनेंट सॉरी आइलैंड की तो डेफिनेशन ही होती है ना बच्चा, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड इज कॉल्ड आइलैंड। इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड, फिजी और न्यूजीलैंड। फिर से इसकी नेबरिंग कंट्री का नाम सुनो, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनिया, सोलोमन आइलैंड, या कुछ लोग इसको पापुआ न्यू गिनी भी कहते हैं, फिजी एंड न्यूजीलैंड। पॉलिटिकल डिवीजन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो फॉर्मल नेम है बेटा पहले भी हम पढ़ चुके हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये फेडरेशन है बच्चा जिसमें 6 स्टेट्स हैं एंड 2 टेरिटरीज हैं, 6 स्टेट एंड 2 टेरिटरीज। इसको आप यूनियन टेरिटरीज की तरह ले सकते हो। तो इट्स अ फेडरेशन, ये फेडरेशन है जिसमें 6 स्टेट हैं, 2 टेरिटरीज हैं। जो स्टेट्स हैं उन्हें एडमिनिस्टर करती है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, और जो टेरिटरीज हैं वो सेंट्रली एडमिनिस्टर की जाती हैं। तभी मैंने बोला कि ये 2 टेरिटरीज को आप यूनियन टेरिटरीज कह सकते हैं। जैसे हमारी कंट्री में भी हर स्टेट के पास स्टेट गवर्नमेंट है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के पास स्टेट गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट है हर स्टेट को गवर्न करने के लिए। साथ ही साथ जो टेरिटरीज हैं, जो ये 2 टेरिटरीज हैं, इनको सेंट्रली एडमिनिस्टर किया जाता है, जैसे हमारे इंडिया में यूनियन टेरिटरीज को मैनेज किया जाता है। सिर्फ किसको छोड़ दें हम, दिल्ली एंड पौंडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी की बात अलग है क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी है। अब बेटा जो क्या कहते हैं आइलैंड है जिसे हम कहते हैं तस्मानिया, द आइलैंड ऑफ तस्मानिया इज नेम्ड आफ्टर द डच सेलर। तस्मानिया का नाम एक डच सेलर, डच कौन होते हैं, पीपल ऑफ नेदरलैंड्स, नेदरलैंड के लोगों को हम क्या कहते हैं, डच। एक डच सेलर था, उसके नाम पे आइलैंड ऑफ तस्मानिया रखा गया है नाम, और उस डच सेलर का नाम था अब्देल तस्मान, जिसने तस्मानिया को डिस्कवर किया 1642 में। सो भाई एक बात बहुत ध्यान से सुनो, जो आइलैंड है तस्मानिया का उसका नाम डच सेलर, डच कौन होते हैं, पीपल ऑफ नेदरलैंड्स, डच सेलर के नाम पे रखा गया जिसका नाम है अब्देल तस्मान, जिसने तस्मानिया को डिस्कवर किया 1642 में है। चलो तो अब हम देखेंगे पॉलिटिकल डिविजन्स और कैपिटल। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है पर्थ, साउथ ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स की सिडनी,
विक्टोरिया की मेलबोर्न, तस्मानिया की हॉबर्ट। ठीक है, तो ये हैं 6 पॉलिटिकल डिवीज़न, मतलब 6 पॉलिटिकल डिवीज़न में पहले हमने स्टेट्स को कवर किया और उनकी कैपिटल को। अब हम फेडरल टेरिटरी या यूनियन टेरिटरी को देखेंगे तो नॉर्दर्न टेरिटरी है जिसकी कैपिटल है डार्विन, और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी है जिसकी कैपिटल है कैनबेरा। तो देखो, ये है नदर्न टेरिटरी, ये है साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यू साउथ वेल, ये है क्वींसलैंड, और कहाँ गया, ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, एक चीज़ और कहाँ गई, ये रहा विक्टोरिया। मेजर फिजिकल फीचर की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है वहाँ पर वैरायटी में हमें लैंडस्केप मिलेंगे, माउंटेन रेंजेस भी मिलेगी, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी मिलेंगे और डेजर्ट भी मिलेगा, रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी हैं, रेन फॉरेस्ट भी हैं। पहले हम ईस्टर्न हाईलैंड्स को पढ़ेंगे बेटा। तो जो ईस्टर्न हाईलैंड है वो हाईएस्ट रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, हाईएस्ट रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, जिनमें सीरीज ऑफ हिल्स हैं, बहुत सारी हिल्स भी हैं, बहुत सारी माउंटेन रेंजेस भी हैं, बहुत सारे प्लेट्यूज भी हैं। तो ईस्टर्न हाईलैंड हाईएस्ट रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, जिसके अंदर आपको हिल भी मिलेगी, माउंटेन रेंजेस भी मिलेंगे और प्लेट्यूज भी मिलेंगे। हिल्स, माउंटेन रेंजेस, प्लेट्यूज, इसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी स्मॉलर रेंजेस हैं, जैसे कि न्यू इंग्लैंड प्लेट्यू, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स, स्नोई माउंटेन्स, ब्लू माउंटेन्स, ग्रैम्फियन माउंटेन्स। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ऑस्ट्रेलिया का। अब हम देखेंगे बेटा कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ईस्टर्न हाईलैंड के। पहला, जो माउंटेन रेंज है बहुत पुरानी है एंड रेसिड्यूअल विथ एन एवरेज एल्टीट्यूड, और टूट टूट के इनका जो रेसिड्यू, मतलब जो जैसे इतना बड़ा माउंटेन था टूट टूट के अब ये सिर्फ 600 मीटर टू 900 मीटर तक ही रह गई हैं। ठीक है, जो बचा हुआ पार्ट है वो 600 से 900 मीटर, मैंने सेंटीमीटर तो नहीं बोला ना, मीटर ही रह गई हैं। ठीक है, मीटर, हाँ ध्यान रखना, अगर सेंटीमीटर बोला तो मीटर, मतलब जैसे सपोज करो पहले इतना बड़ा माउंटेन था, वो टूट टूट के क्योंकि बहुत पुराना हो गया तो अब वो यहीं तक रह गया है। तो 600 से लेकर के 900 मीटर तक, बस इससे ऊपर नहीं। जो माउंटेन रेंजेस हैं वो पैरेलल चलती हैं ईस्टर्न कोस्ट के, जैसे ये रहा ईस्टर्न कोस्ट, तो इसके पैरेलल चलेंगी माउंटेन रेंजेस। ठीक है, स्ट्रेचिंग फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 3700 किलोमीटर, दैट इज 2300 माइल्स। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जितनी भी माउंटेन रेंजेस है वो ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल रन कर रही हैं। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि लगभग ये डिस्टेंस कवर कर रही है 3700 किलोमीटर का, जिसको हम माइल्स में लिखे थे 2300 माइल्स होगा, फ्रॉम द टिप ऑफ केप यॉर्क पेनिनसुला इन क्वींसलैंड टू विक्टोरिया। केप यॉर्क पेनिनसुला से चालू हो करके खत्म होती हैं विक्टोरिया तक। ठीक हुई बात, यहाँ से चालू होके यहाँ तक खत्म होंगी। जो माउंटेन रेंज है उनका जो स्लोप है वो ईस्टर्न साइड में है, मतलब पैसिफिक कोस्ट की साइड में है, एंड जेंटली ऑन द वेस्टर्न साइड। देखो अब ध्यान से समझना, जैसे कि ये इस तरीके का है, ठीक है, यहाँ पर तो और जेंटल मिल जाएगा आपको। अगर पैसिफिक कोस्ट की साइड उतरना है तो स्टीप स्लोप है, मतलब यहाँ पर बनेंगे आपके क्या बोलते हैं इसको, वाटरफॉल, और यहाँ पर जेंटल स्लोप है। ठीक है, यहाँ पर जेंटल स्लोप है, यहाँ पर वाटरफॉल है, वाटरफॉल बनेगा अगर कोई रिवर फ्लो की, तो इसको बोलते हैं हम बेटा जेंटल स्लोप, इसको बोलते हैं स्टीप स्लोप। तो इस साइड में, ईस्टर्न साइड में स्टीप स्लोप है, जबकि वेस्टर्न साइड में जेंटल स्लोप है। सेंट्रल लोलैंड की तरफ आने के लिए जेंटल स्लोप। दे एक्टेड एज वाटरशेड टू द रिवर फ्लोइंग डाउन टू इट्स स्लोप। ये वाटरशेड की तरह काम करते हैं। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो ज़्यादा तेज़ी से चलती हैं एंड आर यूज फॉर जनरेशन ऑफ हाइडल पावर। देखो, ईस्ट में हमने बोल दिया कि जो स्टीप स्लोप है वो स्टीप है, तो ऑब्वियसली बात है पानी बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरेगा, जिससे आप बिजली बना सकते हो। जो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न हाईलैंड की उसका नाम है माउंट कोजियास्को, जिसकी हाइट है 2228 मीटर सी लेवल। जैसे ये सी लेवल रहा तो सी लेवल से माउंट कोजियास्को की जो हाइट है वो कितनी है, 2228 मीटर, और लोकेटेड एट द स्नोई माउंटेन रेंज, और ऊपर ऊपर बहुत सारी स्नो आपको मिल जाएगी माउंट कोजियास्को पे।
तो मेजर फिजिकल फीचर्स की अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो है ईस्टर्न हाईलैंड जिन्हें अभी ही हमने पढ़ा, दूसरा है सेंट्रल लोलैंड, तीसरा है वेस्टर्न प्लाट्यू, छोटा है कोस्टल प्लेन, चौथा है कोस्टल प्लेन और पांचवा है ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये रही हमारी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये चलती हैं हमारे ईस्टर्न घाट्स के पैरेलल, शुरू होती हैं यहाँ पर, खत्म होती है यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे बेटा सेंट्रल लोलैंड को। किसको? सेंट्रल लोलैंड्स को। तो जो सेंट्रल लोलैंड्स हैं ये सॉसर शेप के डिप्रेशंस होते हैं जो वेस्टर्न प्लेट्यू और ईस्टर्न हाईलैंड्स में है, के बीच में है। वेस्टर्न प्लेट्यू और ईस्टर्न हाईलैंड, जैसे यहाँ पर वेस्टर्न प्लेट्यू, यहाँ पर ईस्टर्न हाईलैंड है, इसके बीच में सॉसर की तरह है हमारे सेंट्रल लोलैंड। लैटिट्यूडनली ये एक्सटेंड करते हैं गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया से नॉर्थ में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट तक। ठीक है, देखो अब गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया दिखाती हूँ मैं आपको और ऑस्ट्रेलियन बाइट दिखाती हूँ। तो ये रही हमारी गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया और ये रही हमारी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। नॉर्थ में स्टार्ट होंगे गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया से, साउथ में खत्म होंगे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से। नॉर्थ टू साउथ अगर हम लो लैंड की बात करें तो इन्हें ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले तो आएगा कारपेंट्रिया लो लैंड, ये है माउंट कुजियास को, देखो यहाँ ऊपर दिख रही है ना, बर्फ ही बर्फ, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर हाँ दिख रही है। लेक आयरे बेसिन और मुरे डार्लिंग बेसिन। अगर बेटा अब हम पढ़ेंगे कारपेंट्रिया लोलैंड को। तो जो कारपेंट्रिया लोलैंड है वो एक नैरो लोलैंड कॉरिडोर है साउथ ऑफ गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया के साउथ में एक छोटा सा कॉरिडोर है जिसे हम कारपेंट्रिया लोलैंड कहते हैं। ठीक है, इसके वेस्ट में हाईलैंड्स हैं और ईस्ट में अपलैंड्स हैं। बिटवीन द हाईलैंड्स इन द वेस्ट, वेस्ट में क्या है? हाईलैंड्स है और ईस्ट में क्या है? अपलैंड्स हैं। ये जो रीजन है यहाँ पर दो रिवर्स बहती हैं, दो रिवर्स इस रीजन को ड्रेन करती हैं, एक है फ्लिंडर्स, दूसरी है जिलबर्ट, है ना। नियर इट्स सदर्न लिमिट, इसकी सदर्न लिमिट पे एक बहुत बड़ा प्लेन है और वो जो प्लेन है उसमें अंडुलेशन नहीं है, विथ स्लाइट अंडुलेशन, बहुत कम अंडुलेशन है। अंडुलेशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव, मतलब प्लेन पे उतार चढ़ाव है, बहुत कम है। जो ग्रेट आर्टिशियन बेसिन है ये इसी रीजन में आती है। ये अकेला सोर्स है फ्रेश वाटर का इन मेनी पार्ट्स ऑफ इनलैंड ऑस्ट्रेलिया। इनलैंड ऑस्ट्रेलिया में अगर हम सोचें ना कि फ्रेश वाटर का सोर्स, तो क्या है? ग्रेट आर्टिशियन बेसिन। ये पानी इरिगेशन के लिए भी देते हैं, लाइव स्टॉक मतलब जानवरों के लिए भी पानी मिलता है और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी पानी मिलता है। फिगर है नेक्स्ट पेज पे जो आपको दिखाएगा कि भाई ग्रेट आर्टिशियन बेसिन कैसी होती है, हम पढ़ेंगे अभी। एक ग्रेट आर्टिशियन बेसिन क्या होता है? एक रिजर्वायर होता है बच्चा, जो परवियस रॉक और इम्परवियस रॉक के बीच में सैंडविच्ड होता है। ये रॉक है जहां से पानी तो नीचे की तरफ जाके इकट्ठा हो रहा है, ये रॉक है जिससे पानी और कहीं जा नहीं सकता, तो पानी इस पर्टिकुलर एरिया में ट्रैप हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं आर्टिशियन बेसिन। ठीक है बात, अभी हम फिगर में जानेंगे तो और देख लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है बच्चा, यहाँ पर भी इम्परवियस रॉक होती है, यहाँ पर भी इम्परवियस रॉक होती है, पर यहाँ पे परवियस रॉक से पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है और इसे भी क्या कहते हैं? ग्रेट आर्टिशियन बेसिन। जैसे ये रहा, ये मीन सी लेवल है, ये रिचार्ज एरिया है, यहाँ से पानी रिचार्ज हो रहा है। ठीक है, ये नॉन फ्लोइंग ग्रोर है, ये फ्लोइंग ग्रोर है, ये फोटोमेट्रिक सरफेस है, यहाँ पर स्प्रिंग है और यहाँ पर पानी है, यहाँ पर भी पानी है और ये पानी प्रेशर के साथ कहाँ आ जाएगा बेटा? बाहर आ जाता है। ठीक है, ये बारिश का पानी यहाँ से अंदर गया, भर गया। अब इन दोनों के बीच में पानी भरा हुआ है, मतलब ये वाली रॉक, सॉरी, ये वाली रॉक और ये वाली रॉक के बीच में पानी भरा हुआ है, ये वाली रॉक और ये वाली रॉक के बीच में पानी भरा हुआ है। ब्राउन कलर का बेड रॉक है, जीरो ये वाला कलर क्या है? एक्विफायर है और ये इम्परवियस मटेरियल है जो पानी को नीचे ऊपर नहीं जाने देगा।
हम अब पढ़ेंगे आर्टिशियन वेल को, जो कि आपकी बुक में लिखा है कि बहुत 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 महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस क्या होता है। तो बेटा पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस वो होता है जहाँ तक पानी राइज कर सकता है वेल का। जैसे ये वेल है, ये वेल है, इसका पानी कहाँ तक राइज कर सकता है, तो इसका पानी यहाँ तक राइज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, पोटोमेट्रिक सरफेस। ठीक है। इन अ कन्फाइंड एक्यूफायर, ये जो एक्यूफायर है बहुत ही कन्फाइंड है। ये जो सरफेसेस होते हैं एबव द टॉप ऑफ द एक्यूफायर यूनिट के टॉप पे। वेयर एज इन एन अनकन्फाइंड एक्यूफायर, अगर कोई एक्यूफायर है जो कन्फाइंड नहीं है, ये वाटर टेबल के बराबर ही रहता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा आर्टिशियन वेल को। तो जो आर्टिशियन वेल है वो डीप ड्रिल्ड वेल होते हैं जिनसे पानी फोर्स के साथ बाहर आता है। अपवर्ड अंडर प्रेशर, वाटर इज फोर्स्ड अपवर्ड, पानी ऊपर की तरफ आएगा, किसकी वजह से, अंदर के प्रेशर की वजह से। जो पानी होता है इन आर्टिशियन वेल्स में वो फ्लो करता है फ्रॉम एन एक्यूफर विच इज अ लेयर ऑफ वेरी पोरस रॉक और सेडिमेंट और पोरस रॉक में पानी बहता रहता है। ये यूजुअली सैंडस्टोन होती है जो कि कैपेबल होंगी होल्डिंग एंड ट्रांसमिटिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये पोरस रॉक होंगी, सेडिमेंट होंगे जिनमें बहुत सारी क्वांटिटी में पानी रखा जा सकता है। जो जियोलॉजिकल कंडीशन होती है आर्टिशियन वेल के लिए वो ये होती है कि एक इंक्लाइंड एक्यूफर हो जो सैंडविच की तरह हो, एक इम्परवियस रॉक लेयर एबव एंड बिलो दैट ट्रैप वाटर नेट, ऊपर भी इम्परवियस रॉक हो, नीचे भी इम्परवियस रॉक हो और पानी इनके बीच में ट्रैप हो जाए। कई बार वाटर एंटर्स द एक्सपोज्ड एज, यहाँ पर कहीं पर एक्सपोज्ड एज होगी जिसके थ्रू पानी अंदर की तरफ जाएगा। एंड परकुलेट्स डाउनवर्ड, और नीचे 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 चला जाएगा थ्रू इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस। पोर स्पेसेस मतलब जहाँ पर छेद होंगे, हल्के होल होंगे, वहां से वो अंदर चला जाएगा। जो एक्सपोज्ड एज होगी एक्यूफर की एट अ हाई एलिवेशन, जैसे यहाँ पर हाई एलिवेशन है, यहाँ पर कोई क्या होगी, एज होगी, वहां से पानी अंदर जाएगा। परकुलेट होना मतलब इनफिल्ट्रेट होके अंदर चला जाना। ठीक है। अब पानी इन स्पेसेस के अंदर प्रेशर में है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ वाटर इन द प्रोपोर्शन ऑफ एक्यूफायर अबव इट। देखो यहाँ पर पानी है और ऊपर 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 यहाँ तक पानी है, तो ये जो पानी का वेट इस पानी पे लग रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, प्रेशर। इफ अ वेल इज ड्रिल्ड, यहाँ पर अगर कुआं खोदा जाए लैंड सरफेस से, डू द ओवरलाइंग इम्परवियस रॉक को खोदते हुए हम अंदर कुआं बना लें, एक्वीफायर मतलब पानी के लेवल तक पहुंच जाए, दिस प्रेशर विल कॉज द वाटर टू राइज इन द वेल, और इसकी वजह से पानी फट से ऊपर की तरफ आएगा। वो एरियाज जहां पर स्लोप होंगे एक्यूफायर में, इन एरियाज वेयर द स्लोप ऑफ एक्यूफायर इज ग्रेट इनफ, pressure will drive the water above the ground level in a spectacular permanent fountain, कंटिन्यू पानी ऊपर की तरफ आता ही रहेगा क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है। वो एरियाज, इन एरियाज वेयर द स्लोप ऑफ एक्यूफायर इज ग्रेट इनफ, जहाँ पर जो स्लोप है एक्यूफायर में बहुत ज़्यादा है, तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो फाउंटेन की तरह पानी ऊपर निकलेगा। जो आर्टिशियन स्प्रिंग्स होते हैं वो सिमिलर फैशन में होते हैं, जैसे फॉल्ट और क्रैक आ जाते हैं ना इम्परवियस रॉक्स में, कितनी बार हम देखते हैं, जिसकी वजह से माउंटेन्स टूटने लगते हैं और ये पानी को ऊपर की तरफ फेंकने लग जाएंगे। और बेटा जो पानी होता है आर्टिशियन वेल का या स्प्रिंग का, ये बहुत ठंडा होता है और ऑर्गेनिक कंटामिनेशन से भी फ्री होता है और पीने के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। अब हम पढ़ेंगे लेक आयरे बेसिन को। साउथ में कारपेंट्रिया लोलैंड के साउथ में आपको एक बहुत ही बड़ा एंडोएरिक इनलैंड मिलेगा। एंडोहेरिक मतलब होता है इनलैंड बेसिन मिलेगा पूरे वर्ल्ड का, जिसे हम लेक आयरे बेसिन कहते हैं। ये 17% कवर करता है ऑस्ट्रेलिया के टोटल लैंड एरिया का। जो सदर्न पार्ट है इस बेसिन का वो अराउंड 16 मीटर 62 फीट नीचे है सी लेवल के,
और ये लोएस्ट पॉइंट बनता है इस पूरे कॉन्टिनेंट का। अच्छा, यहाँ पर वर्ड इनलैंड इनलैंड बार बार यूज हुआ, तो क्या मतलब होता है इनलैंड का? इनलैंड बेसिन का मतलब जिस इस एरिया में जो भी रिवर्स होंगी, लेक्स होंगी, ये ओशन तक नहीं पहुंच पाएंगी, ये यहीं पर शुरू होंगे और यहीं जमीन पे खत्म हो जाएंगी। ठीक है। विच एक्सपीरियंस इंटरमिटेंट रेनफॉल। अब बेटा अगर मैं इंटरमिटेंट रेनफॉल की बात करूँ तो ये वो रेनफॉल है जो रेगुलर नहीं होगी, कभी हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। इसमें यूजुअली थिक लेयर होती है सॉल्ट की। ये ड्राई और एरिड रीजन होता है, यहाँ पर एवोपरेशन का रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि बारिश है ही नहीं, धूप बहुत है। जो एनुअल मीन रन ऑफ होता है इज लोएस्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एवरेज रेनफॉल यहाँ की अगर हम देखें तो सिर्फ कितनी ही है, 12.5 सेंटीमीटर है। लोएस्ट एनुअल रन ऑफ है यहाँ का। इसीलिए यहाँ पर थिक लेयर बन गई है सॉल्ट की, सॉल्ट पैंस की, बहुत बड़े स्ट्रेच में, जिसे हम तिरारी डेजर्ट भी कहते हैं। तिरारी डेजर्ट भी हमें यहीं मिलेगा। स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। मुरे डार्लिंग बेसिन से हम पार्ट 2 शुरू करेंगे।